Guys, myself Sonu Yadav and you all are welcome in your channel Beyond Imagination. So today I am going to start the further topic of this unit 3. Basically हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में यहाँ बर्नौली इक्वेशन तक पढ़ लिया था. फिर भी हम लोग एक बार रिकैप करते हैं बर्नौली इक्वेशन होती क्या है और फिर हम लोग इस वाली लेक्चर में इस वाली यूनिट को फिनिश कर देंगे, ख़त्म कर देंगे. जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो बेसिकली हम क्वेश्चंस को टिक करवा देंगे और मुझे लगेगा कि क्वेश्चंस ये नेसेसरी हैं तो उनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. तो स्टार्ट करते हैं. इट कैन बी मैथमेटिकली स्टेटेड एज, जो बर्नौली इक्वेशन होती है उसमें तुम्हारी प्रेशर एनर्जी रहती है, काइनेटिक एनर्जी रहती है और ये पोटेंशियल एनर्जी रहती है और ये सब कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं. ठीक है, तो इसकी जो बेसिक जो इसकी इक्वेशन है, जो रिप्रेजेंटेशन है इसका, वो तुम्हारा P डिवाइडेड बाई रो जी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है. तुम्हारा P प्रेशर होता है, B तुम्हारा यहाँ पर हाफ जी स्क्वायर तुम्हारा ये काइनेटिक एनर्जी होता है. काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होता है, अपना हाफ mb स्क्वायर होता है. सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या लिया गया है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी ली गई. पोटेंशियल एनर्जी को इन लोगों ने जेड कंसिडर किया है और ये कॉन्स्टेंट तुम्हारा कॉन्स्टेंट रहता है. ठीक है, बेंचोमीटर मैंने बताया था. बेंचोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो बेसिकली किस पर्पज से यूज होती है, जो रेट ऑफ फ्लो फाइंड करती है एक फ्लूइड का. बेसिकली इसका मतलब क्या है, मतलब जैसे कोई एक अगर पाइप से हमारा जो रेट, जो पानी का जितना तेज बहाव जा रहा है, अगर उसको मेजर करना है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे. ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोगों को एक लास्ट और एंड पॉइंट पे पता करना है, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोगों को अगर पता करना है तो उस लिए बेंचोमीटर का यूज करते हैं. ठीक है, बेंचोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप. ठीक है, तो उस जगह पे बेंचोमीटर का यूज करते हैं. बट जो तुम्हारा पाइटोट ट्यूब होता है ना, बेंचोमीटर का यूज करते हैं. मतलब जैसे ये वाला पाइप मान लो, ठीक है, यहाँ से तुम्हारा इंटरनल पानी जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे तुम या तो इंटरनल वाले पोजीशन पे जहाँ से तुम्हारा पानी घुस रहा है, बाहर वाले एक्सटर्नल वाले पोजीशन पे तुम मेजर कर लो कि तुम्हारा बेंचोमीटर का कितना तेज बहाव है, या इंटरनल वाले मेजर से कर लो कितनी तेजी से घुस रहा है, तो तुम्हारा बेंचोमीटर यूज हो जाएगा. बट सपोज करो एक और सेम पाइप है, यहाँ से पानी घुस रहा है और यहाँ से निकल रहा है, बट तुम्हें फाइंड करना है बेंचोमीटर वाले केस में क्या होगा, तुम इस वाले पॉइंट पे फाइंड कर पाओगे इस वाले पॉइंट पे. बट तुम्हारा जो पाइटोट ट्यूब है वो तुम कोई से भी पॉइंट पर मेजर कर सकते हो कि कितना वेलोसिटी है जो तुम्हारा लिक्विड बह रहा है, फ्लूइड बह रहा है. जैसे अगर पाइटोट ट्यूब का ये फायदा, जैसे तुम अगर इस वाले पॉइंट पे पता करना चाहते हो यहाँ से पानी का कितना तेज बहाव बह रहा है, तो तुम इस वाले पॉइंट पे बता सकते हो. बट ऐसा बेंचोमीटर के केस में नहीं है, वो तुम वहां नहीं बता सकते हो. बेंचोमीटर से केवल जो यहाँ से पानी इंटर कर रहा है और जहाँ से निकल रहा है, बस वही दो केसेस पे बता सकते हो. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बेंचोमीटर एंड पाइटोट ट्यूब. सो आई होप यू बेसिकली अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बेंचोमीटर एंड पाइटोट ट्यूब. ठीक है, मूविंग फर्दर वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक. बेसिकली द क्वेश्चन इज राइट एजम्पशंस ऑफ Bernoulli equation, also state Bernoulli theorem. So we are going to see what is the Bernoulli equations assumption and what is the equation of Bernoulli. As I further डिस्कस एजम्पशंस क्या बर्नौली इक्वेशन की. द फ्लूइड शुड बी आइडियल. मैंने बताया था कि जो फ्लूइड होता है वो आइडियल होना ही चाहिए, और जिसके कारण अगर तुम्हारा फ्लूइड आइडियल होगा, सो दैट्स बाय विस्कोसिटी इज आल्सो भी जीरो, विस्कोसिटी तुम्हारी जीरो होगी. सेकेंड पॉइंट है दी फ्लो शुड बी स्टडी. मतलब फ्लो तुम्हारा हो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले कहीं अगर एक पाइप में फ्लो जा रहा है, यहाँ से पानी तुम्हारा कम जा रहा है फिर उसका ऊपर नीचे, ऐसा नहीं. एक कांस्टेंट पोजीशन पे तुम्हारा जो फ्लो है किसी भी फ्लूइड का, वो कांस्टेंट रहना चाहिए किसी भी पाइप में. ठीक है, थर्ड पॉइंट है द फ्लो शुड बी इनकम्प्रेसिबल. और तुम्हारा हाँ ऐसा भी है, जो तुम्हारा फ्लो है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा फ्लो है फ्लूइड का, वो वहाँ पर कम हो जा रहा फिर उसके बाद ज़्यादा हो रहा. अगर हम लोग प्रेस करें तो वहाँ पर कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कांस्टेंट होना चाहिए. जितना फ्लो यहाँ से एंटर कर रहा है वही फ्लो उसी डायरेक्शन में लास्ट एंड तक उतना ही रहना चाहिए. द फ्लो शुड बी इरोटेशनल. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बर्नौली इक्वेशन की तरफ से, कि जो फ्लो है वो तुम्हारा इरोटेशनल होना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार बार जो तुम्हारा फ्लो है किसी पानी का वो ऐसा टर्निंग कर रहा है या बार बार इधर से घूम के ऐसा जा रहा है. बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और वहीं पर उसका काम बिल्कुल सेम होना चाहिए. ठीक है, तो दैट्स वाई जो फ्लो है वो तुम्हारा इरोटेशनल होना चाहिए.
सिंपली मीनिंग यही है कि फ्लो सीधा एक डायरेक्शन में होना चाहिए, उसको मल्टीपल डायरेक्शन में हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। आगे मूविंग फर्दर, बर्नौली थ्योरम क्या है, हमने बताया था। द बर्नौली थ्योरम स्टेट दैट इन ए स्टेडी आइडियल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड इज कांस्टेंट। वो कह रहा है अगर ये तुम्हारी जो कंडीशंस ऊपर दी हैं, जो एजम्पशंस है बर्नौली इक्वेशन के, अगर वो फॉलो हो रहे हैं किसी भी पार्टिकुलर फ्लूइड में, तो वहां पर जो तुम्हारी एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी होगी किसी भी पॉइंट पर, अगर तुम बर्नौली थ्योरम के हेल्प से अगर तुम फाइंड करोगे फ्लूइड की टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर, तो वो हमेशा कांस्टेंट होगी। चाहे कोई सा भी पॉइंट ले लेना, वहां पर जो उसकी टोटल एनर्जी होगी वो ऑलवेज भी कांस्टेंट इन दी लिक्विड फ्लूइड। ओके, मैथमेटिकली उसको इस तरीके से स्टेट किया जाता है। प्रेशर एनर्जी तुम्हारी ये रही P डिवाइडेड बाई रो जी, और तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी है B² डिवाइडेड बाई 2G, और तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी Z, और ये किसके इक्वल है, कांस्टेंट के। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन फॉर इज यूज्ड फॉर रियल फ्लूइड, और जो बर्नौली इक्वेशन है वो भैया रियल फ्लूइड के लिए यूज की जाती है। हमने बता दिया रियल फ्लूइड होगा तभी आइडियल होगा। ठीक है, सो दैट्स द पॉइंट हेयर। आगे देखते हैं इसको, जब आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे बर्नौली इक्वेशन को, P1 डिवाइडेड बाई रो जी प्लस B1² डिवाइडेड बाई 2G प्लस Z1 इक्वल टू किसके हो जाएगा, P2। तुम्हारा एक मतलब जैसे इस वाली इक्वेशन को क्यों लिखा गया है, जैसे यहाँ पर 2 पॉइंट से, एक इनर पॉइंट से एक तुम्हारा आउटर पॉइंट से। ठीक है, इनर वाला ये पॉइंट रहा और आउटर वाला तुम्हारा ये रहा, तो इस वजह से यहाँ पर जो इक्वेशन की जो एनर्जी लगेगी इनर टाइम, और जो तुम्हारी आउटर के टाइम जो एनर्जी लगेगी वो वाली इस वाले पॉइंट में रखी है। ये चीज तुम्हारा दिया है कि लॉस ऑफ एनर्जी, जितनी भी एनर्जी का लॉस होगा वो यहाँ पर एक कांस्टेंट हम लोग HL मान लेते हैं, वो तुम्हारा यहाँ पर HL डिनोट कर रहा है। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन का सिंपल सा मीनिंग क्या है, क्वेश्चन में बता देता हूँ। वाटर फ्लो करता है थ्रू ए 0.9 मीटर डायमीटर पाइप, उसकी जो डायमीटर पाइप की दी है वो 0.9 मीटर है। अगर तुम रेडियस फाइंड करोगे तो 0.9 डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0.45 हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा 0.45 तुम्हारा रेडियस हो जाएगा। डायमीटर दिया है पाइप की। इफ द गेज प्रेशर एट द एंट्रेंस टू द रेड्यूसर इज इतना दिया है। ठीक है, और वेलोसिटी तुम्हें पता है, और क्या पूछा है इसमें, पूछा है डिटरमाइन द रिजल्टेंट थ्रस्ट ऑन द रेड्यूसर। ठीक है, बेसिकली हम लोगों को पूछा है रिजल्टेंट थ्रस्ट रेड्यूसर का क्या होगा, अगर हम लोग एज्यूम कर लें कि फ्रिक्शन लॉस ऑफ हेड इन द रेड्यूसर इज 1.5 मीटर। देखो बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा जो कंसेप्ट है वो तुम्हें फार्मूले आते हैं। अगर तुम्हें फार्मूले आते हैं तो बेसिकली क्वेश्चन करने में कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, तुम आराम से सोल्व कर लोगे। अब देखो यहाँ पर देखो D1 की डायमीटर तुम्हें डायमीटर दी है 0.9 मीटर, D2 की डायमीटर 0.6 मीटर। ये D1 D2 क्या है, हमने तुम्हें बताया था। एक पॉइंट तुम्हारा सपोज करो इधर है तो तुम्हारा एक पॉइंट D2 भी तो होगा, एक इनर पॉइंट है तो एक आउटर पॉइंट होगा, वही डायरेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर जैसे 0.9 मीटर डायमीटर है, यहाँ पर ये बड़ा पाइप है इसलिए इसकी डायमीटर थोड़ी बड़ी है, D2 की छोटी है क्योंकि ये 0.6 मीटर है। तो बेसिकली इसलिए दो इक्वेशन बनती है P1 ρ1, ये इसलिए इक्वल होती है, इसलिए बर्नौली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं होता। देखना तुम्हें सारी चीजें पता चल गई, P1 तुम्हें पता चल गया। ठीक है, B1 पता चल गया तुम्हें, HF जो लॉस ऑफ एनर्जी है 1.5 मीटर। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन में रख दो A1 B1 इक्वल टू A2 B2, जो हम लोगों ने कंटिन्यूटी इक्वेशन है उसमें पढ़ी थी, A1 B1 इक्वल टू A2 B2। अब बस यहाँ से हम लोग फार्मूला ड्राइव कर लेंगे। B2 इक्वल टू तुम्हारी क्या हो जाएगी, B2 इक्वल टू जब इधर करोगे तो A2 डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो बस यही लिख दिया इन लोगों ने यहाँ पे। क्या लिखा है, B2 इक्वल टू B1 A1 डिवाइडेड बाई A2। ठीक है, और इसको फिर हम लोग और फर्दर सोल्व करेंगे तो D1 बाई D2 स्क्वायर इंटू B1 कर देंगे A1 बाई A2 को, क्योंकि डायमीटर ले लिया, एरिया को इन लोगों ने डायमीटर से कंपेयर कर दिया, तो तुम्हारा B2 जो निकल के आया 4.5 मीटर पर सेकेंड। बस इस इतना काम करने के बाद तुम्हें सिंपली इन सारी वैल्यूज को किसमें रख देना है, नीचे फार्मूले में रख देना है, बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो P1 की जगह हम लोगों को ऊपर वैल्यू पता थी, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी क्लियरली। अब देखो यहाँ पे P1 की वैल्यू कितनी 412 है, यहाँ पे रख दी इन लोगों ने। ठीक है, इंटू 10⁻3 क्योंकि इन लोगों ने किलो न्यूटन पर मीटर को चेंज कर लिया है। प्लस B1 देखो, B1 कितनी है इनकी, B1 देखो इनको, B1 तुम्हारी कितनी है, B1 2 स्क्वायर है, B1 यहाँ पे देखो ये 2 दी है। बस ये बस सिंपली सा फार्मूले में रखना है। इसके बाद तुम्हें किसकी वैल्यू P2 की वैल्यू फाइंड करनी थी, बस P2 की यहाँ से वैल्यू सोल्व कर लोगे, दोनों इक्वेशन को इक्वल करके तुम्हारा थ्रस्ट जो है वो रिड्यूसर फाइंड हो जाएगा। अब ये कहते हैं डिफाइन बेंचुरी मीटर। बेंचुरी मीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है। ये बेंचुरी मीटर बिल्कुल क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि भैया बेंचुरी मीटर को डिफाइन करो और इसकी एक्सप्रेशन भी लिखो। ठीक है, तो वो हम लोग आगे देखते हैं बेंचुरी मीटर क्या होता है। बिल्कुल सिमिलर है ये बर्नौली इक्वेशन की तरीके से, कुछ पॉइंट्स इसमें चेंज है।
बेंचोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप। ये भी बेसिकली जैसे बेंचोमीटर काम करती है, वो बर्नौली इक्वेशन काम करती है, वैसे ही तुम्हारी बेंचोमीटर भी काम करती है। ये भी उन्होंने बताया था लास्ट में कि ये रेट ऑफ फ्लो फाइंड करती है किसी भी फ्लूइड का, ठीक है, थ्रू ए पाइप में ही फ्लो तुम्हारा फ्लूइड वहाँ से बह रहा होगा, तभी बेंचोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स एज गिवन बिलो। इसके 3 पार्ट्स होते हैं मेन पार्ट। ए शॉर्ट कवरेज पार्ट, एक थ्रोट होता है, एक डाइवर्जिंग पॉइंट। देख लो मैं बता दे रहा हूँ, ये तुम्हारा थ्रोट होता है, जो सबसे जहाँ पर सबसे कम स्पेस होता है वो तुम्हारा थ्रोट होता है। डाइवर्जिंग पार्ट होता है और शॉर्ट कवरेजिंग पार्ट होता है, ठीक है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली थ्योरम। है ये भैया बिल्कुल सिमिलर है बर्नौली थ्योरम की तरीके, इसी के प्रिंसिपल पे काम करती है। एक्सप्रेशन देख लो इस बेंचोमीटर का, देखो ये हॉरिजेंटल होती है, हॉरिजेंटल तुम्हारी बर्नौली भी होती है। जब पाइप तुम्हारा हॉरिजेंटल होगा तभी उसमें फ्लो करेगा, ठीक है, तभी हम लोग मेजर करते हैं। अब देखो D1 यहाँ पर ये एक इनर वाला जो एरिया A1 मान लो, यहाँ पर D1 इसकी जो डिस्टेंस है, यहाँ पे D2 मान लो, और एरिया इसका D2 मान लो, ठीक है, A2 मान लो, यहाँ पे A1 मान लो। इनलेट वॉल्व तुम्हारा यहाँ से है, यहाँ से पानी अंदर घुसेगा, थ्रोट है यहाँ से आउटर वाला है, ठीक है, यहाँ से बाहर निकलेगा। ये सब चीज़ें, ये तुम्हारी हाइट है, यहाँ से मेजर करते हैं कितनी हाइट से पे पानी है, कितनी तेजी से जा रहा है। देखो D1 देखो तुम्हारा डायमीटर ऑफ पाइप सेक्शन 1 मान लो, A1 मान लो, या P1 प्रेशर है, प्रेशर कितना होगा इस वाले सेक्शन पे, B1 वेलोसिटी है, ठीक है, A1 B1 P1 ये सब इस वाले पॉइंट के हैं। और यहाँ पे तुम्हारे A2 तुम्हारा हो गया, ठीक है, और P2 हो गया, और B2 ये एरिया प्रेशर वेलोसिटी ये तुम्हारे सेकेंड वाले पॉइंट के हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दी हैं, बस इनको देखना है। अब एरिया 8 सेक्शन 1 क्या होगा, एरिया 8 सेक्शन 1 क्या होगा, π/4 D1 स्क्वायर। π/4 क्यों लिया गया, क्योंकि जब हम इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है, एरिया 8 सेक्शन 1, एरिया 8 सेक्शन 1 का जब निकालोगे तो π/4 हो जाएगा। 22 पाई की वैल्यू तुम 22/7 रख लेना, ठीक है, या फिर तुम 3.14 भी लिख सकते हो, और इंटू D1 स्क्वायर, जो D1 का जो एरिया तुम्हें गिवन होगा उसको रख देना, ठीक है। ऐसे ही ये वाली वैल्यू तुम करस्पॉन्डिंग किसके सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग मान लोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और आगे देखते हैं। ये बस इसके बाद रखने के बाद जो इक्वेशन इसकी फाइनल इक्वेशन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। देखो P1 डिवाइडेड बाई रो जी प्लस B1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G प्लस Z1 इजकल टू P2 डिवाइडेड बाई रो जी प्लस B2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G प्लस Z2, ठीक है। ये इक्वल हो गई Z1 इजकल टू Z2 इसलिए कर दिया क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप है, सो दैट्स वाई वी कैन निगलेक्ट Z1 इजकल टू Z2, ठीक है। तो Z1 Z2 तुम्हारे निगलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। देखो P1 तुम्हारा B1 स्क्वायर और P2 प्लस B2 स्क्वायर हो गए, तो हम लोग जो P1 वाले जो प्रेशर वाले टर्म है वो एक साइड ले लेंगे, वेलोसिटी वाले टर्म एक साइड, तो P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई रो जी, ठीक है, B2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G माइनस B1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G। तो ये वाले टर्म एक साइड कर लेंगे, ये वाले टर्म एक साइड कर लेंगे। अब P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई रो जी इज द डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड एट सेक्शन 1 एंड 2 एंड इट इज इक्वल टू एस, ठीक है। अब जो P1 माइनस P2 है, ये वाली बहुत इंटरेस्टिंग बात है। P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई रो जी क्या है, P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई रो जी ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का जो तुम्हारा हाइट है वो है, ठीक है। इसको इन लोगों ने क्या एच भी कंसीडर किया, तो तुम इसकी जगह क्या पुट कर सकते हो, P1 बाई P2 की जगह यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो, यस। अगर यहाँ पे ये एच पुट कर दोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, B2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G माइनस B1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G इजकल टू एच। तो यही तुम्हारी बेंचोमीटर की जो इक्वेशन है वो यही बन जाएगी, ठीक है। आगे देख लो। अब देखो, ठीक है, यहाँ पे कितना रह गया तुम्हारी, ये इसके इक्वल होगी, P1 की जगह ये पुट कर दिया तो तुम्हारी एच के इक्वल ये इक्वेशन बन गई ये वाली, ठीक है। एक इक्वेशन मान लो 3.1। अब अप्लाइंग कर दो कंटिन्यूटी इक्वेशन, वो तो लगेगी दोनों सेक्शन में। वो क्या होती थी, A1 B1 इजकल टू A2 B2, ठीक है। और या तो तुम B1 निकालना है, अगर एक पॉइंट निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, तो B1 इजकल टू A2 B2 डिवाइडेड बाई क्या कर दो, A1 कर दो, तो तुम्हारा B1 निकल। ऐसे B2 निकालना तो B2 के लिए A1 B1 डिवाइडेड बाई A2। तो बस ये सब चीज़ें निकल आए, सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यू B1 की इन इक्वेशन 3.13 है। इस वाली इक्वेशन में B1 की वैल्यू पुट कर दोगे। जब तुम B1 जो हम लोगों ने निकाला A2 B2 A1 डिवाइडेड बाई B1 की जगह पुट कर दोगे, उसका होल स्क्वायर कर दोगे ऑन फर्दर सोल्विंग, तुम्हें क्या मिल जाएगा, B2 की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। B1 की वैल्यू पुट करोगे तो B2 की वैल्यू पता चल जाएगी। और तुम्हारा Q क्या होता है, A2 इंटू B2, ठीक है। Q तुम्हारा जो डिस्चार्ज है वो A2 इंटू B2 होता है। तो Q तुम्हारा यहाँ से निकल आएगा A2 B2, और B2 कैसे, यहाँ पे देखो A2 B2 आ गया, तो B2 की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड कर ली A1 डिवाइडेड बाई, तो A2 B2 यहाँ पर B2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली Q निकल आएगा। अब इसके बाद क्या निकालना है,
एक्चुअल डिस्चार्ज निकालना है, ठीक है। एक्चुअल डिस्चार्ज निकालने के लिए क्यू एक्चुअल इजकल टू कोफिशिएंट ऑफ डी ए1 ए2 रूट टू जी या ए1 स्क्वायर माइनस ए2 स्क्वायर, ये वाली क्यू वाली वैल्यू पुट कर दी। तुम्हारा देखो ये सी डी इज दी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर बेंचोमीटर, तो इसकी वैल्यू डिस्चार्ज के टर्म में निकल आई, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। तुम्हारा ऑर्फिस मीटर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन में आ जाता है। ऑर्फिस मीटर तुम्हें सिंपली बता देते हैं। इट वर्क्स ऑन द बर्नौली प्रिंसिपल, ये भी बर्नौली प्रिंसिपल पे ही काम करता है। एंड इट इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप, ये भी पानी मेजर करने के लिए, जो पानी का कितना तेज बहाव है वही मेजर करने के लिए इसका भी यूज होता है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, इसका डायग्राम कैसा है। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ए फ्लैट सर्कुलर प्लेट विच हैज ए सर्कुलर शार्प एज होल कॉल्ड ऑर्फिस विच इज कंसेंट्रिक विद द पाइप, ठीक है। सर्कुलर प्लेट होती है इसकी, ठीक है। सर्कुलर प्लेट, ये देखो ये सर्कुलर प्लेट है, ये ऐसी बना रही है, ठीक है, ये इस वाले सर्किल में जा रही है। और इसके क्या होते हैं, सर्कुलर शार्प एज होल कॉल्ड ऑर्फिस, और जो होल होते हैं ना इसमें, ठीक है, सर्कुलर प्लेट में, भाई इसका ऑर्फिस कहलाता है विच इज सेंट्रिक विद द पाइप, और भाई उसका क्या सेंटर होता है, ठीक है, ये जो होल है। अब देख लो, ये सेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो यहाँ से है और यहाँ से पानी निकलेगा। ये तुम्हारा पाइप है, सेक्शन 1 है, ये तुम्हारा सेक्शन 2 है। ये तुम्हारा डिफरेंशियल मैनोमीटर, ये तुम्हें बताता है कितना बहाव है पानी का, ठीक है। ये जब ऊपर नीचे होता है वो तुम्हारा डिफरेंशियल मैनोमीटर उसको बताता है कि पानी का बहाव कितना तेज है, ठीक है। इसमें ये लिक्विड रहता है, जब पानी का तेज ज़्यादा बहाव हो जाता है तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। ये तुम्हारा सेक्शन 2 है। ये बल्ब लगे हैं कि यहाँ से हमें मेजर करते हैं कि पानी कितना हमें छोड़ना है। अब देखो, इट इज चीपर डिवाइस एज कम्पेयर टू बेंचोमीटर, ये बहुत सस्ता होता है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा लंगाड़ नहीं होती, जहाँ इसमें कुछ ज़्यादा लफड़ा नहीं है कि भैया ये करो दुनियादारी लगाओ। बेंचोमीटर में बहुत सारी चीज़ें लगानी पड़ती हैं, वो एक्सपेंसिव भी है, दैट्स वाई वो कॉस्टली भी है। बट तुम्हारा जो ऑर्फिस है वो बहुत सिंपल है और इजी है, इजी टू यूज और चीपर भी है। अब देख लो, P1 इसका प्रेशर है, एट सेक्शन 1, B1 वेलोसिटी है, सेक्शन 1, A1 एरिया है, ठीक है। ऐसे ही P2 B2 A2 दूसरी तरफ मान लो, P1 B1 A1 अगर एक तरफ मान लिया तो P2 B2 A2 इस वाले सेक्शन पे होंगे दूसरी वाले के लिए, ठीक है। बस अब इसको अप्लाई कर दो बर्नौली इक्वेशन के सेक्शन 1 और 2 में, ठीक है। इसको अप्लाई करोगे तो P1 ρ1 G1 इजकल टू Z1 इजकल टू Z1, और फिर इसमें P2 प्लस B2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ρg प्लस 2g प्लस Z2, ठीक है। तुम्हारे ये हो जाएगा। उसके बाद फर्दर तुम सॉल्व कर लो, P1 वाले टर्म के साथ क्या Z1 ले लो, और जो P2 वाले टर्म है उसके साथ तुम Z2 ले लो, ठीक है। और इक्वल टू कर दो B2 माइनस B2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g माइनस B1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। इन्होंने बेसिकली क्या किया, जो वेलोसिटी वाली है वेलोसिटी को एक साइड ले लिया और तुम्हारा जो प्रेशर है उनको एक साथ ले लिया Z1 के कंपेरिजन में। बस उसको फर्दर सॉल्व कर दो, P1 ρ1 G1, और ये वाला जब तुम माइनस करो, ये तुम्हारा H है, वो डिफरेंशियल हेड है जो मैंने बताया था, ये तुम्हारा H है पूरा, ठीक है। H कंसर्न जो डिफरेंशियल तुम्हारा है, जो डिफरेंशियल जितना हेड आता है भाई तुम्हारा P1 डिवाइडेड बाई ρg प्लस Z1 है। तो इसकी जगह जब H पुट कर दोगे तो तुम्हारी इसके इक्वल ये H हो गया, ठीक है। अगर तुम्हें B2 फाइंड करना है तो B2 स्क्वायर इक्वल टू ρ2gh प्लस B1, ठीक है। तो ये वाला टर्म हो जाएगा। अगर इसका एरिया ऑफ ऑर्फिस फाइंड करना है A0 तो CC इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाई A0, तो तुम्हें इसका एरिया ऑफ ऑर्फिस पता चल जाएगा, ठीक है। आगे ऐसे ये फर्दर सॉल्व कर लेना। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। अगर तुम यहाँ तक कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन तक भी करके आ जाओगे ना तो तुम्हें आधे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, जब तुम A2 निकालोगे ना, ठीक है। अब A1 B1 इक्वल टू A2 B2 ये सब में ही लगनी है कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। तुम चाहे बेंचोमीटर ले लो, चाहे ऑर्फिस ले लो, बर्नौली, ठीक है। A1 B1 इक्वल टू A2 B2। अब यहाँ से B1 की वैल्यू निकाल लोगे, B1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, B1 इक्वल टू A2 B2 डिवाइडेड बाई A1, ठीक है। अब यहाँ से A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू जो हम लोग A0 CC निकाले हैं वो यहाँ से पुट कर देना, ठीक है। A2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे A0 CC। बस उसके बाद B2 जब B1 निकल आएगा तो तुम्हें B2 फाइंड करना रहेगा, यहाँ से B2 निकाल लेना, और B2 निकालने के बाद बस तुम्हारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। क्यों निकाल लेना, डिस्चार्ज निकालना है। डिस्चार्ज निकालने के लिए क्या होगा, A2 इक्वल टू A0 CC, और तुम्हारे यहाँ पे जब वैल्यू पुट कर दोगे A0 CC, इसको बस सोल्व करना है, फिर कुछ नहीं बनना है, सिंप्लीफाई कर देना। जो जो वैल्यू तुम्हें मिली बस तुम्हारा यहाँ लास्ट तक इस वाली इक्वेशन पे पहुंच जाओगे CC तक, और ये तुम्हारा CD रह जाएगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर देना फर्दर इन वाली वैल्यूज को, ठीक है।
मैं दिखा दे रहा हूँ इधर। जब तुम इसको फर्दर सब्सटीट्यूट कर दोगे तो लास्ट में इक्वेशन बनेगी क्यू इजकल टू ए नॉट इंटू सी डी। ठीक है, ए नॉट तुम्हारा ये रहा और तुम्हारा सी डी ये √2g/1 इसको सॉल्व तुम चाहो तो इतना इसको छोड़ सकते हो, अगर तुम्हें फर्दर सॉल्व नहीं करना, टाइम कम बचता है। अगर टाइम बचे तो तुम इस वाली इक्वेशन को लिख देना, लास्ट में लिख देना ये सी डी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर ऑरिफिस मीटर। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया ऑरिफिस मीटर का। अब देखो ये तुम्हारा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसमें भैया कुछ नहीं मैं कर सकता, केवल मैं बता दे रहा हूँ। अगर तुम्हें फार्मूले आते हैं तो तुम इसको कर ले जाओगे। ठीक है, इसमें फार्मूला लगाना, जैसे इसमें पूछा है डिटरमाइन दी हाइट डिफरेंस रिकॉर्डेड ऑन यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्टिंग दी, तो हाइट डिफरेंस पूछा है। ठीक है, हाइट डिफरेंस का फार्मूला क्या है, इसमें देखो ये पूरा अभी बताया था। क्यू क्यू तुम्हारे फ्लो रेट निकालने के लिए होता है, हाइट डिफरेंस के लिए सी डी इंटू A1 डिवाइडेड बाई A1² माइनस A2² इंटू √2g। ठीक है, A1 तुम पहले एरिया निकाल लो यहाँ से, उसके बाद तुम्हें एच पता चल जाएगी। ठीक है, एरिया निकालने के बाद एच पता चल जाए, फिर इसके बाद तुम्हें पता है एच इक्वल टू क्या होता है, एक्स एच जी डिवाइडेड बाई ST-1। ठीक है, इसके बाद ये सब कैलकुलेट करने के बाद तुम्हारा एक्स की जो वैल्यू आएगी भाई तुम्हारा उसका हाइट डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा तुम्हें इतना काम करना था और कुछ नहीं। अगर तुम्हें फार्मूला आता है तो तुम कर ले जाओगे। पाइटोट ट्यूब मैंने बताया था, पाइटोट ट्यूब का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है। पाइटोट ट्यूब एक पर्टिकुलर पोजीशन को फाइंड करने के लिए होता है। जैसे एक पाइप में कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन है, वहाँ पर अगर हमें पता करना कि कितना फ्लो है तो वहाँ पर पाइटोट ट्यूब का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सेम लाइक ये बर्नौली के इक्वेशन की तरह कंसेप्ट काम करता है। इसके जो एक्सप्रेशन है वो देख लो, P1 V1 P2। ठीक है, P1 V1 P2 V2 और ये यहाँ पे डेप्थ ऑफ ट्यूब है इन दी लिक्विड। इसका डायग्राम पाइटोट ट्यूब का इस तरीके से बनता है। P1 V1 तो रहेंगे भैया, अगर क्योंकि एक सेक्शन से पानी में अंदर जाएगा तो एक सेक्शन से बाहर जाएगा, तो तुम्हारा ये इनर सेक्शन हो गया, ये वाला तुम्हारा आउटर सेक्शन हो गया P2 V2 वाला। ठीक है, ये वाला देख लो यहाँ पे, ये इसका डायग्राम है, ये इसकी हाइट है, मेजर करने के लिए कितनी तेज पानी जा रहा है। ठीक है, ये वाली जो लेंथ दी है यहाँ पे। अब अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन लगानी, सब में बर्नौली इक्वेशन लगा के देखो, यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन लगा दी, सबको पता है वही लगानी। Z1 इक्वल टू Z2, तो मैं यहाँ से Z1 इक्वल टू Z2 सेम कर दोगे, क्योंकि एक कांस्टेंट पॉइंट पे है, हॉरिजेंटल भी है, तो तुम्हारा ये बच जाएगा केवल P1 डिवाइडेड बाई ρg इक्वल टू प्रेशर एट सेक्शन 1 और P2 डिवाइडेड बाई PG एट सेक्शन 2। ठीक है, यहाँ से ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा के बस सोल्व कर देना, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, ये सबसे सिंपल है। अब यहाँ से हाइट निकाल लोगे, हाइट निकालने के बाद B1 निकाल लेना। ठीक है, थ्योरेटिकल वेलोसिटी निकल आएगी B1 और ये कोफिशिएंट ऑफ पाइटोट ट्यूब, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी किसी एक पॉइंट पे B इक्वल टू CB√2g है। ये इंपॉर्टेंट, ये लास्ट में जरूर लिख देना, B इक्वल टू CB√2g है। ये वेलोसिटी होगी पाइटोट ट्यूब की किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये मैंने तुम्हें बता दिया कि भैया फार्मूला लगाना, इसमें देखो फार्मूला लगाया, कुछ नहीं है। फार्मूला लगाओगे तो तुम्हें ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन वैसे कम आते हैं, थ्योरी वाले ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ के चले जाना। अब देखो ये हाइड्रोलिक टरबाइन से देखते हैं। हाइड्रोलिक मशीन से बीच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हाइड्रोलिक टरबाइंस में क्या होता है, हाइड्रोलिक मशीन जो क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, पंप्स क्या होते हैं, दी हाइड्रोलिक मशीन्स बीच कन्वर्ट दी मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। ये 22 भाषा है। देखो हाइड्रोलिक जो टरबाइंस होंगी वो क्या करेंगी, वो कन्वर्ट कर देंगे हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, और जो तुम्हारे पंप्स होंगे वो क्या होंगे, वो कन्वर्ट करेंगे, एक मैकेनिकल एनर्जी होगी उसको हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस रखना है, ये दो नंबर में पूछ लिया जाता है, हाइड्रोलिक टरबाइंस क्या है, पंप्स क्या है। ठीक है, अब क्लासीफाई करते हैं हाइड्रोलिक टरबाइंस विद एग्जांपल। ठीक है, हाइड्रोलिक टरबाइंस कितने टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग इनको क्लासीफाई करते हैं। पहला तो है इम्पल्स टरबाइन, फिर इसमें बहुत सारी टरबाइंस होती हैं, एक एक करके हम लोग इनको डिस्कस करते हैं। इम्पल्स टरबाइन होती है, इरेक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है, ऑल दी अवेलेबल एनर्जी ऑफ द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक। जो भी एनर्जी होती है ना वाटर की, उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं इम्पल्स टरबाइन में। और जो इसका टरबाइन का नाम है वो पेल्टन व्हील टरबाइन है। इसका जो एग्जांपल जहाँ पर ये यूज होती है इम्पल्स टरबाइन, पेल्टन व्हील टरबाइन में यूज होती है। काफ़ी पुराने नाम है, ठीक है, बट इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो इसलिए एक एक एग्जाम्पल तो याद रखना। मूविंग फर्दर हम लोग देखते हैं रिएक्शन टरबाइन क्या होती है। रिएक्शन टरबाइन में क्या कहते हैं, एट द एंट्रेंस टू द रनर ओनली ए पार्ट ऑफ द अवेलेबल एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड ए सब्सटेंशियल पार्ट रिमेंस इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। इसका जो एक पार्ट होता है वो तो काइनेटिक एनर्जी, वाटर की जो एनर्जी होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन जो इसका सेकेंड पार्ट होता है, सब्सटेंशियल पार्ट होता है, वो रिमेंस रहता है, वो उसमें केवल प्रेशर एनर्जी में ही कन्वर्ट करता है। दोनों पार्ट नहीं इसमें कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी में, केवल एक एनर्जी ऑफ वाटर कन्वर्ट करता है। सेकेंड वाला कैसे रहता है, प्रेशर एनर्जी में। और इसके एग्जाम्पल क्या है, फ्रांसिस टरबाइन और केपलन टरबाइन, ये एग्जाम्पल है इस वाले टरबाइंस के। ठीक है, मूविंग फर्दर ये देखो
यहाँ पर। और ये बहुत सारी टर्बाइंस हैं, ठीक है। तो ये तुम याद कर लेना, ये सारी मैं बता दे रहा हूँ जो जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। वो तो लिख के ही आ जाना। जैसे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू रनर, टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन, टेंजेंशियल में क्या होगा, तुम्हारा जो फ्लो होगा वो टेंजेंशियली होगा। इन द टर्बाइन द वाटर फ्लोज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द रोटेशन ऑफ द रनर। ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, इसमें भी पेल्टन व्हील टरबाइन का यूज होता है। फिर रेडियल फ्लो टरबाइन, इन दिस टरबाइन द वाटर फ्लोज अलोंग द रेडियल डायरेक्शन में होगा। इसका फ्रांसिस तुम्हारा टरबाइन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो ये सारे पढ़ लेना। अब इसके बाद तो एक्सेल फ्लो टरबाइन, मिक्स फ्लो टरबाइन, अगर तुम एक्सप्लेन ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके जो नाम है ये लिख के आ जाना, एक्सेल फ्लो, रेडियल फ्लो टरबाइन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द हेड एट इनलेट ऑफ टरबाइन, हाई हेड टरबाइन, मीडियम हेड टरबाइन, लो हेड टरबाइन, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन, स्पीड के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो कौन सी टरबाइन होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग देखो, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये रहा लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, ठीक है। उसमें क्या पेल्टन व्हील टरबाइन उसमें भी यूज होती है, इसी में होती है तुम्हारी लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन। मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन तो इसमें क्या होती है, फ्रांसिस टरबाइन यूज होती है। और हाई स्पेसिफिक में क्या होती है, कैप्लन टरबाइन, ठीक है। तो अगर तुम्हें इसके एग्जाम्पल नहीं भी आते, अगर तुम्हें एक्सप्लेन नहीं है, तुम्हें पता चल रहा है कि इसमें, तो इसके केवल एक एक लाइन तो लिख के आना है, ये नाम तो लिख के आने हैं, लो स्पेसिफिक, मीडियम स्पेसिफिक और हाई स्पेसिफिक। हमें लगता है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन वाला तो याद रहेगा, ठीक है। ये बहुत इजी भी है और सिंपल भी है। एक्सप्लेन करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पेल्टन व्हील। पेल्टन व्हील टरबाइन पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट भी है कि भैया इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, ठीक है। नोजल एंड फ्लो रेगुलेटर अरेंजमेंट होता है, द अमाउंट ऑफ वाटर स्ट्रिकिंग द बकेट्स ऑफ रनर इज कंट्रोल्ड बाई प्रोवाइडिंग ए स्पेयर इन द नोजल। भैया एक नोजल लगा होता है, वहीं से वाटर तुम्हारा एंटर करेगा, वही बताता है कि भैया कितनी तेजी से वाटर का फ्लो है, वही रन करता है, ठीक है, तुम्हारा पेल्टन टरबाइन में। अब मूविंग फर्दर, अब देखते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू रनर, तुम्हारा जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रनर तुम्हारा कितना काम करता है, टेंजेंशियल है फ्लो है, इसमें रेडियल फ्लो है, एक्सियल फ्लो, जो अभी हमने तुम्हें पीछे समझाया ना, बस वही है सिमिलर, ठीक है। रेडियल फ्लो है टरबाइन तुम्हारा, एक्सियल फ्लो टरबाइन है, मिक्स फ्लो, ठीक है, जो पीछे अभी बताया ना वही सब है। एक्सियल फ्लो में क्या होगा, जो वाटर होगा वो थ्रो दी रनर तो जाता है, ठीक है, डायरेक्शन पैरेलल होती है, ठीक है, इसके एक्सिस में रोटेशन ऑफ दी रनर। और इसका जो एग्जांपल है वो कैप्लन टरबाइन है। मिक्स फ्लो में क्या होगा, मिक्स हो जाएगा तुम्हारा जो फ्लो ऑफ वाटर है, ठीक है, इसका जो एग्जांपल है मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन है। अकॉर्डिंग टू दी हेड एट इनलेट ऑफ टरबाइन क्या है, हाई हेड टरबाइन है, मीडियम हेड, लो हेड है, ये सब लिख देना, हाई हेड, मीडियम, लो, ठीक है। अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ टरबाइन मैंने बता दिया था, लो, मीडियम, हाई, ठीक है, बस वही चीज़ें हैं। इसकी अगर हो सके तो रेंज याद कर लेना कि भैया तुम्हारी लो की रेंज कितनी होती है, 60 होती है पेल्टन व्हील में, फ्रांसिस में कितनी होती है, 60 टू 300 होती है, और कैप्लन टरबाइन में कितनी होती है, 300 टू 1000 होती है। तो इसकी ये रेंज जरूर याद रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देख लो जो इसका एग्जांपल है वो इसका है, पेल्टन टरबाइन का एग्जांपल ऐसे है, अगर इसका तुम डायग्राम बना सकते हो तो वेल एंड गुड, ये तो बहुत अच्छा है, ठीक है। इसका ये डायग्राम देख लो, आई थिंक ज़्यादा बड़ा हो गया, ओके। ये देख लो, रनर रेड्यूस गैप विद बकेट्स, ठीक है, ये तुम्हारी केजिंग है। केजिंग का मतलब सीधा जो इसमें फंक्शन होते हैं, ठीक है, तुम्हारा डायग्राम ऐसा रहता है, तुम्हारा केजिंग, ये तुम्हारा पेन स्टॉक है, ठीक है, पानी तुम्हारा इधर ही से आता है, ये तुम्हारा नोजल लगा रहता है। ये नोजल बेसिकली ये इसका काम होता है कि कितनी तेजी से पानी जा रहा है वो ये मेजर करता है, ठीक है। ये रनर रहता है, रनर से क्या होता है, पानी तुम्हारा जो यहाँ से वो घूमता है, इसी से फिर अपनी क्या बनती है, इसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। तो मैकेनिकल से तुम्हारी क्या इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है। तो ये तुम्हारा पेल्टन टरबाइन का एग्जांपल है। ये ब्रेकिंग जेट देख लो, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। When the nozzle is completely closed by the motion of sphere in forward direction, the amount of water striking the runner reduced to zero। भैया कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो तुम्हारा पानी की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सपोज करो लाइट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये नोजल है तुम्हें बंद करना पड़ेगा, ये बंद कर दोगे तो पानी क्या होगा, पानी रुक जाएगा, ठीक है। तो पानी अगर स्पीड में आ रहा है, रुकेगा तो वो एनर्जी तो कुछ ना कुछ अमाउंट जो एनर्जी है वो पानी निकलेगा यहाँ से, कभी कभी कंप्लीटली नहीं बंद हो पा रहा है, ठीक है। अगर स्पीड से पानी आ रहा है तो उसको अमाउंट जो तुम्हारी एनर्जी है ना वाटर की, उसको जीरो करने के लिए हम लोग यहाँ पर इसको ब्रेकिंग जेट को लगाते हैं। ब्रेकिंग जेट क्या करता है, जो इसकी एनर्जी होती है पानी में जो बहाव आता है उसको जीरो कर देता है, ठीक है। वाटर स्ट्राइकिंग द रनर रिड्यूस टू जीरो, उसको जीरो करने के लिए काम आता है। वर्किंग ऑफ पेल्टन व्हील टरबाइन बता दी कैसी वर्किंग है भैया, ये सब डायग्राम बना देना। रनर होता है वो इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। केजिंग होती है, केजिंग का सिंपली मतलब इसकी ये वॉल, ठीक है, ये इसकी बॉडी है। अगर ये बॉडी नहीं होगी तो फिर काम कैसे होगा, इसी में सारा कुछ मटेरियल रहता है।
तो ये तुम्हारा पेल्टन व्हील टरबाइन का हो गया। इंपॉर्टेंट है भैया, पढ़ के जाना, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, पढ़ के जाना। आगे देखो, ये तुम्हारा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पंप। हाँ, पंप इंपॉर्टेंट है। पंप का क्लासिफिकेशन देखो, पंप तुम्हारी टू टाइप में पहले डिवाइड होती है, तुम्हारा पॉजिटिव होती है, एक नॉन पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव में तुम्हारा रोटेटरी, रेसिप्रोकेटिंग, और रोटेटरी में तुम्हारा गियर होगा, बेन होगा, स्क्रू होगा, ठीक है। नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में सेंट्रीफ्यूगल, एक्सियल फ्लो होगा और रेडियल फ्लो, ठीक है। ये तुम्हारे नॉन पॉजिटिव में आएंगे। पॉजिटिव में रोटेटरी, रेसिप्रोकेटिंग, और रोटेटरी के भी 3 टाइप हैं, गियर, बेन, स्क्रू, ठीक है। ये बात याद रखना। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो तुम्हारा वो फ्लो होगा ना, वो सेंटर की तरफ होगा। इफ द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी बाय मींस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड, देन द हाइड्रोलिक मशीन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सिंपली क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे रहा, प्रेशर एनर्जी में, किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, जो एक फ्लूइड पे लग रहा है, उसी को हाइड्रोलिक मशीन को क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलते हैं। बेसिकली बस कन्वर्ट करता है, इसकी एनर्जी मैकेनिकल की उसमें कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। कभी प्रेशर एनर्जी में कर देगा, प्रेशर एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या काम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रेशर एनर्जी में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, इट इज रेडियल आउटवर्ड फ्लो मशीन। मतलब जो इसका फ्लो होता है मशीन का, वो आउटसाइड होता है। इट एक्ट्स एज द रिवर्स ऑफ एन इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन। और जो एक्ट कैसी करती है, रिवर्स ऑफ एन इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन की तरह ये एक्ट करती है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स वोर्टेक्स फ्लो। और ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, याद रखना, ये अपने एग्जाम में, अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं है फोर्स वोर्टेक्स फ्लो, ठीक है, बट ये इसी प्रिंसिपल पे काम करती है तुम्हारी सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। अगर याद रहे तो तुम ये पॉइंट लिख सकते हो। रेसिप्रोकेटिंग पंप, इसके कुछ पॉइंट पढ़ लेना और इसको भी लिख के आना। द अमाउंट ऑफ लिक्विड पंप इज इक्वल टू द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द पिस्टन। ऑब्वियस सी बात है, जितना भी अमाउंट ऑफ लिक्विड अगर एक पंप मूव करेगी या डिस्प्लेस करेगी, तो उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, जो भी पिस्टन तुम्हारा जितना वॉल्यूम हटाएगी, ठीक है, उसी अमाउंट के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल इक्वल हैं, पंप और पिस्टन, ठीक है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, उतना तो पढ़ के जाना। तुम्हारा बेंचोमीटर हो गया, ऑफिस हो गया तुम्हारा, ठीक है, उसकी वर्किंग और उसका डायग्राम वगैरह देख लेना। बर्नौली का जो इक्वेशन बिल्कुल आती है भैया, उसमें तुम्हारी कंटिन्यूटी तुम्हारे 2 नंबर 5 नंबर में पूछ लेगा, A1 B1 इक्वल टू A2 B2, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, जो आने की चांसेस हैं। इसको छोड़ के जाओ, इतना ये नहीं पूछते हैं। बाकी अगर तुम्हें पढ़ना है, टाइम है, तो तुम इसको थोड़ा सा देख लेना, इसका डायग्राम वगैरह, ठीक है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला जो यहाँ पे दिया है, वर्किंग दी है सेंट्रीफ्यूगल पंप वगैरह इसकी, ठीक है। आगे मूविंग फर्दर, ये हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तुम्हारे 2 नंबर में पूछ लेते हैं कि भैया हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर क्या होता है। ये एक डिवाइस होती है बेसिकली। हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का मतलब क्या हो, मतलब जितना ज़्यादा वेट होगा, वेट उठाने के लिए हाइड्रोलिक चीज़ें यूज़ की जाती हैं। जैसे तुम जेसीबी देख लो, जेसीबी क्या होता है, या तुम्हारी जो क्रेन मशीन होती है, उसमें हाइड्रोलिक का यूज़ किया जाता है, क्योंकि भैया उसमें वो हैवी वेट होता है। हाइड्रोलिक से हम लोग थोड़ा आसान हो जाता है ना चीज़ों को उठाना। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द एनर्जी ऑफ फ्लूइड इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। ये क्या कहती है, एनर्जी, किसी फ्लूइड की एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती है, प्रेशर एनर्जी में। तभी तो हम लोग आसानी से क्रेन से किसी भी भारी ऑब्जेक्ट को उठा पाते हैं, ठीक है। दिस एनर्जी कैन बी अप्लाइड फॉर एनी सडन रिक्वायरमेंट। और भैया जो भी काम करना होता है वो कर लेते हैं। हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का यही काम होता है, ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट देखो, हाइड्रोलिक लिफ्ट में यही फंडा लगा होता है। उसमें जो तुम्हारा फ्लूइड होता है, फ्लूइड की एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग प्रेशर एनर्जी में। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट का ये तुम्हें पता ही है भैया, हैवी ऑब्जेक्ट या जो कैरिंग पैसेंजर के गुड्स वगैरह, उसके लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट का हम लोग यूज करते हैं। एप्लीकेशन देख लो हाइड्रोलिक लिफ्ट के, व्हील चेयर लिफ्ट हो गया, ट्रक ट्रेलर हो गया, मटेरियल हैंडलिंग हो गया, इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक एप्लीकेशन, ठीक है। बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल लिख देना, डेली लाइफ में देखते होगे तुम लोग। अब देख लेते हैं हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर क्या होता है। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर द एनर्जी ऑफ फ्लूइड अंडर प्रेशर एंड मेक द एनर्जी अवेलेबल टू हाइड्रोलिक मशीन सच एज प्रेसेस, लिफ्ट एंड क्रेन्स। बिल्कुल वही बात है ऊपर बताया। हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर क्या करता है, किसी भी फ्लूइड की एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता। और उससे क्या हम लोग कर सकते हैं, किसी भी भारी ऑब्जेक्ट को उठा सकते हैं, जैसे प्रेसेस कर लो, लिफ्ट कर लो, या क्रेन्स वगैरह। इन सब में यही हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का काम होता है। कंस्ट्रक्शन सिंपल मतलब है वर्किंग क्या है हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर की, बता देना भैया कैसे
होता है। इसमें एक फिक्स वर्टिकल सिलेंडर होता है और कंटेनिंग ए स्लाइडिंग रैम लगी रहती है। ए बेट इज प्लेस्ड ऑन दी टॉप, और जो बेट होता है इसका वो टॉप पे लगता है सबसे, टू क्रिएट प्रेशर इन दी सिलेंड्रिकल चैम्बर। वन साइड ऑफ द सिलेंडर इज कनेक्टेड टू दी पंप एंड दी अदर साइड इज टू दी, जो एक सिलेंडर होता है वो किससे कनेक्ट होता है, पंप से, और दूसरा साइड का सिलेंडर किससे कनेक्टेड होता है, वो मशीन से कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है तुम्हारा, देख लो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का। बेट यहाँ पे लगता है, इस वाले पोजीशन में बहुत सारा बेट लगा दिया तो ये थोड़ा सा प्रेस होगा, इसके ऊपर बैठ जाएगा। ये स्लाइडिंग रैम है तुम्हारी, ये स्लाइड होती रहती, जाना बैठ जाएगा तो थोड़ा सा नीचे जाएगा। ये तुम्हारा फिक्स वर्टिकल सिलेंडर होता है, ये दोनों ये मूव नहीं करते, ये बिल्कुल कांस्टेंट रहते हैं। ये थोड़ा सा कम जाना होता है। इनलेट फ्रॉम पंप है, ये तुम्हारा आउटलेट है। ठीक है, प्रेशर जितना भी लगता है ना, यहाँ से जो प्रेशर लगता है वो यहाँ पे मेजर होता है। ये तुम्हारा है क्या, ये तुम्हारा फ्लूइड है। ठीक है, ये फ्लूइड है, इसी एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, प्रेशर एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए काम। ये सिंपल सी वर्किंग है, बस इसका डायग्राम बना के ऐसे सिंपल सा लिख के आ जाना, बस काम हो जाएगा तुम्हारा। अब डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ नीट, क्या करना, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डिफरेंशियल हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। बस वो तो ये जब तुम्हें पता है तो ये तुम लिख दोगे आराम से। ठीक है, इतना तो पढ़े लिखे हो बेटा, नहीं तो फिर बाजा बच जाएगा तुम्हारा। तो ये सब चीज़ें लेके आ जाना, वर्किंग वर्किंग क्या अपने मन से जो पॉइंट बना देना तो अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, नंबर मिलते हैं बढ़िया, बस लिखा होना चाहिए उसी से रिलेटेड। एक्सप्लेन ब्रीफ अबाउट हाइड्रोलिक लिफ्ट। लिफ्ट का नहीं बता पाओगे काम कैसा है, ऐसे बिल्कुल सेम हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर की तरीके भैया। रैम इसमें भी होती है, स्लाइडिंग इन फिक्स सिलेंडर होता है जैसे कि दिखाया है, टॉप ऑफ द स्लाइडिंग रैम होती है, केज फिटेड होता है, ये सब चीज़ें। लिक्विड अंडर प्रेशर फ्लोज इनटू द फिक्स सिलेंडर। लिक्विड से ही हम लोगों की एनर्जी मिलती है ना, उसी को प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं, वही सब चीज़ें हैं। देख लो ये तुम्हारी इसका एग्जांपल है हाइड्रोलिक लिफ्ट का कैसे होता है। ये तुम्हारी जैसे स्लाइडिंग रैम है, ये ऊपर नीचे होती रहती है, तुम्हारा फिक्स सिलेंडर रहता है। ये लिक्विड अंडर प्रेशर है, यहाँ से लिक्विड होता है। ठीक है, जिससे हम लोगों को एनर्जी मिलती है। यहाँ पे हम लोग घुसते हैं, फ्लोर बनी होती है, जिस फ्लोर पे जाना भैया, ये केज ऊपर नीचे स्लाइड होती रहती है, इसी में ऊपर नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन है, जिस फ्लोर पे जाना होता है अपना टाइम आ जाता है, वहीं उतर जाते हैं। तो ये तुम्हारी जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो इस तरीके से काम करती है। ये सिलेंडर तुम्हारा फिक्स रहता है। ठीक है, और यहाँ से तुम्हारा लिक्विड है, यही तुम्हारा प्रेशर को हैंडल करता है, उसी की वजह से हम लोग ऊपर नीचे मूव कर पाते हैं। अब देख लो, ड्रॉ नीट स्केच एक्सप्लेन सस्पेंडेड बाय हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, और ये कहते हैं कि एक एक्सप्लेन करो सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है। ये तुम्हें बताया ना, अगर जनरल मॉडर्न टाइम बात बताएं तो मतलब ये एक थोड़ा सा बेटर तरीका है जो अपना हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है। ठीक है, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करके हम लोगों ने एक सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाई। इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट, मतलब ये मॉडिफिकेशन किया गया, ये उससे बेटर है। इट कंसिस्ट ऑफ ए केज विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए वायर रोप। इसमें क्या लगा दिया, एक हम लोगों ने वायर रोप लगा दिया। पहले के जमाने में क्या होता था भैया, ये स्लाइड करती रहती थी। ठीक है, एक ऊपर एक केस टाइप का बना रहता है, स्लाइड करती, लेकिन अभी के टाइम पे क्या कर दिया भाई, एक रोप लगा दी, वायर लगा दिया, जो कि एक रोटेशनल मोशन के थ्रू कैसा मूव करता रहता है, डायरेक्शन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसा भी हमें मूवमेंट चाहिए। तो इसमें ये दो चीजें इसमें ऐड कर दी गई। ठीक है, वन ऑफ द पुली ब्लॉक्स इज मूवेबल एंड द अदर इज फिक्स। वन, एक पुली तुम्हारी मूवेबल होती है, एक तुम्हारी फिक्स होती है। अगर फिक्स नहीं होगी, दोनों मूव करेंगी तो फिर वो मूव भी करती रहेंगी हमेशा। तो एक पुली तुम्हारी फिक्स होती है, एक ब्लॉक होती है। द एंड ऑफ द स्लाइडिंग रैम इज कनेक्टेड टू द मूवेबल पुली ब्लॉक। दो एंड पार्ट होता है वो तुम्हारा कनेक्टेड किससे होता है, जो मूव कर रही होती है पुली उस वाले। ए वायर ऑफ वन एंड ऑफ फिक्स, एक तो भैया पता ही है फिक्स होगा वायर का जो रोप है, और जो अदर वाला है वो राउंड करता रहता है पुली के चारों तरफ। ठीक है, आगे एग्जाम्पल में दिया होगा, इस तरीके से इसका एग्जाम्पल रहता है। देख लो ये वाला फंडा है। जैसे यहाँ पर तुम्हारी मूवेबल पुली ब्लॉक है। ठीक है, एक पार्ट ये, एक तुम्हारा ये तुम्हारी गाइड पुली है। ठीक है, यहाँ से जो जाएगा एक वाले पार्ट, यहाँ पे तुम्हें कुछ उठाना है, केज वगैरह। ठीक है, सेकंड फ्लोर तक जाना है, तो ये मूव करता रहेगा इस वाले डायरेक्शन में। ठीक है, अगर इस वाली डायरेक्शन मूव करता रहेगा तो ये ग्राउंड फ्लोर से ऊपर उठ जाएगी। जब ये बैक वाली डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, फिर ये वाली जो ऊपर गई है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे। तो इस तरीके से ये काम करती है। इसके बता देना ये क्या है, ये तुम्हारी गाइड पुली है। ठीक है, एक पुली ये है, एक पुली ये, एक इसमें मूवेबल होती है, एक तुम्हारी फिक्स होती है। ठीक है, ये वाले पॉइंट बता देना। और यहाँ पे सेकंड फ्लोर ये रही, फर्स्ट फ्लोर ये मूवेबल पुली ब्लॉक, ये तो पता ही है मूव करेगी तभी तो होगा ना। और ये लिक्विड अंडर प्रेशर, यहाँ से प्रेशर समय रहेगा, फ्लूइड रहता है, उसी से प्रेशर जनरेट होता है, तभी तक काम करवा सकते हैं। तो इसके ये पॉइंट्स लिख लेना और बता देना। ठीक है, और आगे कुछ है देख लेते हैं एक बार।
मुझे लगता है यहीं तक तुम्हारी यूनिट खत्म होती है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट पढ़ के जाना, बाकी कुछ खास नहीं है। तुम मैं जो पॉइंट बताया हूँ अगर तुमने सुन लिया है ध्यान से तो वो तुम लिख के आ जाना अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तुम्हें डायग्राम जैसा भी आ रहा तुम बना के आना, उसके 2 4 5 पॉइंट लिख के आना और तुम्हारा एग्जाम अच्छा होगा। सो थैंक यू गाइज फॉर टुडे एंड वी विल सी यू सून इन अनदर यूनिट। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।